स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, दैट इज मार्केटिंग। और इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज मार्केटिंग एनालिसिस विच इज चैप्टर 21। अब मार्केटिंग एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड प्रमोशन। बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटीज होती क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली हमें ये बताती है कि कितना बेसिकली ये बताती है हमें कि डिमांड कितना रिस्पॉन्सिव है टू अ चेंज इन प्राइस। कि अगर प्राइस में जो है वो चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड में उससे कितना चेंज आएगा, कितना रिस्पॉन्ड करेगा क्वांटिटी डिमांड। इसका फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इलास्टिक अगर ये आता है दैट इज ग्रेटर देन 1 तो बिजनेस शुड रिड्यूस देयर प्राइसेस, और अगर इन इलास्टिक आता है दैट मींस बिजनेस शुड इंक्रीज देयर प्राइसेस। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इसकी कैलकुलेशन आप लोग को पता हो कि कैसे करनी है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। अब आपको एग्जामिनर जो है वो सवाल में, सही है, आपको या तो उसने बताया हुआ होगा कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है या तो आपको निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, सही है, बोले सपोज शूज सेल कर रहा है, तो और उसका जो डेटा दिया हुआ है आपको शूज सेल करने का वो 2020 और 2022 का डेटा दिया हुआ है, सही है। 2020 में जो उसकी प्राइस थी वो थी $15, और 2022 में उसकी प्राइस हो गई $30। क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या है, 2020 में उसकी क्वांटिटी डिमांड थी 10,000 यूनिट्स, और अब 2022 में उसकी क्वांटिटी डिमांड हो गई 4,000 यूनिट्स। सही, तो ये चेंज आ गया प्राइस में और ये चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांड में। अब मुझे जो है वो दोनों का चेंज निकालना है। तो ये कि कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया और कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में आया। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा जो फॉर्मूला हम लोग सिंपल मैथ्स में भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालूं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, 30 विच इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस कितनी है 15 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100। वो कैलकुलेट करके बता दे कितना आंसर आ रही है। आंसर 100% आ जाएगा। तो ये और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो 4,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताएं। तो आपके पास दोनों का चेंज आ गया। अब पीडी का फॉर्मूला क्या है, पीडी का फॉर्मूला ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने निकाला कितना है 60, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला हमने कितना है 100। सही है, तो ये आंसर आपका कितना आ गया तकरीबन, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 0.6। तो 0.6 आपका ये आंसर आ गया। तो 0.6 इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 वाले आंसर को हम हमेशा क्या कहते हैं कि डिमांड इन इलास्टिक है। तो दो तरीके के रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, एक रिजल्ट आएगा जैसे 1.5 से लेके 3 तक, ये रिजल्ट जो है वो बेसिकली इलास्टिक है, इससे ऊपर भी आ सकता है। तो ये रिजल्ट कहलाता है इलास्टिक। और लेस देन 1 वाला जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जब आपका रिजल्ट इलास्टिक आएगा ना, मतलब आपने पीडी निकाला और पीडी का रिजल्ट इलास्टिक है,
दैट मीन्स के प्राइस के चेंज होने पे, एज प्राइस चेंजेस, डिमांड बहुत हाईली रिस्पॉन्सिव है, डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्सिव। दैट मीन्स के बहुत ज्यादा से चेंज आएगा, बहुत ज्यादा से आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। और इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में कोई भी चेंज आएगा तो डिमांड इज नॉट हाईली रिस्पॉन्सिव, डिमांड में नो चेंज आएगा, मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, नो चेंज और वेरी लिटिल चेंज। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका इलास्टिक और इनइलास्टिक का फर्क होता है कि इलास्टिक में आपकी डिमांड जो है वो हाईली जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है, और इनइलास्टिक में जो है वो आपकी डिमांड इतनी हाईली रिस्पॉन्सिव नहीं होती। ठीक है। सर सर इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा डिमांड वाले में, हाँ, क्योंकि नेगेटिव, डिक्रीज हुई है। नेगेटिव साइन हमेशा हम डालेंगे आंसर के साथ। सही है। नेगेटिव साइन, मैं यही बताने वाला था अभी नेक्स्ट पेज पे, क्या हमेशा याद रखिएगा कि यू विल ऑलवेज पुट द पीईडी रिजल्ट। अब पीईडी के रिजल्ट के साथ आप हमेशा नेगेटिव साइन क्यों डालते हो? वाई? बिकॉज डिमांड एंड प्राइस हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इंक्रीज होती है। तो ये इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है ना, कि एक अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप आप नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करोगे पीईडी के आंसर को। तो ये तो इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो आंसर के साथ हमेशा आएगा। तो आप 0.6 नहीं, इसको -0.6 जो है वो आप इसको लिखेंगे। समझ में आती है कैलकुलेशन इसकी? बहुत बेसिक कैलकुलेशन है इसकी, आपको बस सिंपल मैथ्स आनी चाहिए फॉर योर फॉर द दैट इज। अब इलास्टिक अगर डिमांड हो आपकी, तो इलास्टिक का मतलब ये है कि बिजनेस शुड रिड्यूस देयर प्राइसेस, कि अगर हाईली रिस्पॉन्सिव है आपकी डिमांड तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? प्राइसेस रिड्यूस कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी सेल्स ज्यादा हो, क्वांटिटी डिमांड बढ़े, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी सेल्स ज्यादा होगी। और अगर आपकी प्राइस इनइलास्टिक है, दैट मीन्स आपका जो रिस्पॉन्ड है डिमांड प्राइस के चेंज होने का, डिमांड का जो रिस्पॉन्स है वो लो है। सही है। और बिजनेस शुड इंक्रीज देयर प्राइसेस, कि अगर आप अपनी प्राइसेस जितनी भी बढ़ा लो, तो ये आपका बिजनेस की डिमांड उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, बिकॉज द डिमांड इज लो रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस। तो इसलिए आपके प्रॉफिटेबिलिटी या फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, तो लाइफ सेविंग ड्रग, जाहिर सी बात है उसकी प्राइस जितनी भी हो जाए आप वो खरीदोगे। जैसे शुगर पेशेंट इंसुलिन खरीदते हैं, तो इंसुलिन की प्राइस जितनी भी हो जाए शुगर पेशेंट फिर भी उसको खरीदते रहते हैं। तो ये सिंपली आपका इन इलास्टिक डिमांड है उसके इंसुलिन की, कि भले उसकी प्राइस जितनी भी हो जाए लेकिन कस्टमर उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। हाउएवर इलास्टिक डिमांड की बात करें तो एक लेट्स सपोज चिप्स का पैकेट है, सही है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो फिर आप उसको शायद खरीदना कम कर दो। सही है। तो ये आपका इलास्टिक और इन इलास्टिक पीईडी या डिमांड है, और इसको जो है वो हम कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं। अब दूसरी जो इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। फॉर्मूला सेम है। अब आपको सिर्फ जो है वो प्राइस की जगह इनकम दिया हुआ होगा, कि कंज्यूमर की इनकम में ये चेंज आ रहा है। तो अब इनकम में चेंज आ रहा है तो आप सिंपली सेम फॉर्मूले से इनकम का चेंज निकालोगे और कैलकुलेट करोगे आंसर को। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक सवाल इसका, ताकि समझ में आ जाए। अब लेट्स सपोज आपको डेटा दिया हुआ है भाई शूज का, सेम शूज का ही डेटा इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी डिमांड का चेंज हमने निकाला हुआ है। अब शूज के जो जिस कंट्री में सेल हो रहे हैं वहां की इकोनॉमी का डेटा दिया हुआ है, कि लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, तो 5,000 से 6,000 इनकम हो गई। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन वही परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे,
6,000 माइनस 5,000 अपॉन 5,000 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100। तो ये आ गया आपका 20% चेंज इन इनकम। 20% चेंज इन इनकम। तो 5,000 से 6,000 इंक्रीज हुआ, तो दैट मीन्स कि 20% चेंज आपका इंक्रीज हो गया इन योर इनकम। अब ये इंक्रीज आ गया आपके पास, अब क्या करना है आप लोगों ने? सही है। अब ये इंक्रीज से डिवाइड करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने ऑलरेडी निकाला है शूज का। सही है, ऊपर वो था 60%। 60% हमने निकाला हुआ है। 60% डिवाइडेड बाय इनकम में हमने चेंज निकाला है 20%। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 इलास्टिक है इन इलास्टिक है? 3 विल बी इलास्टिक। ठीक है। अब इसके एनालिसिस करते हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या फर्क आएगा। अब लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे गाड़ी, सही है, एक्सपेंसिव वॉचेस, लग्जरी परफ्यूम्स, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स विल हैव अ पॉजिटिव इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन वन आंसर आएगा। सही है। और पॉजिटिव में होगा। क्यों? क्योंकि देखें, जब इनकम बढ़ती है तो लोग लग्जरी और डिमांड करते हैं, और जब इनकम कम होती है तो लोग लग्जरी डिमांड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं और गाड़ी डिमांड करूंगा और नई नई गाड़ी के मॉडल्स डिमांड करूंगा। इनकम कम होगी तो मैं गाड़ी की डिमांड नहीं करूंगा। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफन हैव अ हाई पॉजिटिव इलास्टिसिटी। इंफीरियर प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जो बिजनेस के लिए या वो प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल के लिए काफी चीप होते हैं। चीप प्रोडक्ट कह लो या लुंडा कमाल कह लो या बहुत अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स कह लो, तो इंफीरियर प्रोडक्ट्स वो होते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग इंफीरियर प्रोडक्ट या अनब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जब उनकी इनकम्स इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे इंफीरियर प्रोडक्ट विल हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स कि उसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव है, या वो प्रोडक्ट इंफीरियर है। और जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो लग्जरी प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट्स विच आर अ नीड, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, तो सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक नीड है। तो नीड की डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इन इलास्टिक रहेगी। सही है। तो 3 प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करिए। लग्जरी प्रोडक्ट्स के, लग्जरी प्रोडक्ट्स की जो है वो पॉजिटिव इलास्टिक रहेगी, इंफीरियर प्रोडक्ट्स की जो है वो नेगेटिव इलास्टिक रहेगी। और आपका जो नीड्स है, नीड की जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक रहेगी। कहते हैं प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि हम लोग जब प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिकली हम इस पे ये देख रहे होते हैं, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। सही है। तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर या प्रमोशनल इलास्टिसिटी, क्या प्रमोशन पे कम खर्चा करोगे तो आपकी डिमांड में कम चेंज आएगा, प्रमोशन पे ज्यादा खर्चा करोगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। जाहिर सी बात है, आप जब प्रमोशन पे पैसा लगाते हो तो जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे प्रोडक्ट को, उतनी ज्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। द हायर द प्रमोशन द ग्रेटर द डिमांड। तो ये लेकिन एक मसला है इसमें, कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो आपका प्रमोशन जो है वो डिमांड को नहीं बढ़ाएगा। तो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे अगेन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपका आंसर इलास्टिक आता है, मतलब एक प्रोडक्ट है उसकी आपने कैलकुलेशन करी है और आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन वन आया है, तो ग्रेटर देन वन आंसर का मतलब ये है कि आप उस पर और ज्यादा पैसा लगाओगे।
So more should be spent on the promotion. If the answer is greater than 1, that means elastic. तो promotional जब आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करते हो और आंसर आपको ग्रेटर देन 1 आता है, तो दैट मीन्स कि आप ज्यादा पैसा लगाओगे, और आंसर अगर लेस देन 1 आता है, मतलब 0.6 आता है, तो आप कम पैसा लगाओगे। सही है। तो इलास्टिक है तो ज्यादा पैसे लगाएंगे क्योंकि ज्यादा सेल्स बढ़ेगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। और इन इलास्टिक है मतलब 0 1 से कम आएगी, तो इन इलास्टिक है मतलब लेस रिस्पॉन्सिव है। पैसे लगाने का प्रमोशन पे कोई फायदा नहीं हो रहा। A factor that affect the price elasticity of demand. How necessary the product is. अगर प्रोडक्ट नेसेसिटी है तो पीईडी हमेशा इनइलास्टिक होगी, और अगर प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है तो पीईडी हमेशा इलास्टिक होगी। तो अगर एक सिगरेट है, अब सिगरेट आज इतनी महंगी हो गई है लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक वो नेसेसिटी बन गई है। सही है, एक उससे एडिक्शन है। ठीक है। फिर नंबर ऑफ क्लोज कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन हाई है अगर, तो प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? ऑब्वियसली इलास्टिक होगी। कंपटीशन हाई है तो मतलब प्रोडक्ट आपका रिप्लेस है, हो सकता है सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, तो आपकी पीईडी हमेशा इलास्टिक होगी। कंज्यूमर लॉयल्टी की बात करते हैं, अगर कंज्यूमर लॉयल्टी हाई है तो आपकी पीईडी हमेशा इनइलास्टिक आएगी, कि जाहिर सी बात है जब जितना ज्यादा लोग आपसे लॉयल होंगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। एप्पल की एग्जांपल ले लें कि एप्पल से जो ब्रांड लॉयल कस्टमर है, एप्पल जितना भी जो है वो प्राइस बढ़ा रहे हैं लेकिन एप्पल से वो खरीदते ही खरीदते हैं। कंज्यूमर लॉयल्टी अगर हाई होगी तो इनइलास्टिक डिमांड होगी, तो कंज्यूमर लॉयल्टी अगर लो होगी तो इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है। और उसके बाद है प्राइस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम। अगर कंज्यूमर का ज्यादा हिस्सा आपके प्रोडक्ट पे खर्च हो रहा है तो आपकी पीडी रिलेटिवली इलास्टिक होगी। सही है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपकी कंज्यूमर के इनकम का अगर ज्यादा पार्ट खर्च कर रहा है, ज्यादा पार्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट पे लग रहा है, जैसे गाड़ी हो गई, तो गाड़ी क्या अगर गाड़ी की प्राइस अगर बढ़ती है तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। दैट मीन्स प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक है। हाउएवर प्रपोर्शन इतना ज्यादा खर्च नहीं हो रहा प्रोडक्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 10 रुपए का चिप्स है, अगर आप वो खरीद रहे हो, सही, तो उसकी पीडी जो है वो इन इलास्टिक ही होगी। क्यों? क्योंकि वो इनकम का आपका बहुत कम पार्ट खा रही है, या इनकम का बहुत कम प्रोपोर्शन आप उस पर खर्च कर रहे हो। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द और डिटरमिन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। क्वेरीज अपने पास रिकॉर्ड कर लिएगा, फिर बाद में मुझे मैसेज करिएगा, मैं क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब आप लोग, आई होप आप लोग जो है वो कोई नोटबुक वगैरह लेके बैठे हुए हैं और आप लोग जो है वो अपनी क्वेरीज वगैरह नोट डाउन कर रहे हैं। सही है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड मेजर्स ऑन बिजनेस डिसीजंस। सही है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ये उसका बिजनेस डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये कैसे वो हेल्प करता है बिजनेस को डिसाइड करने में। तो पीईडी का जो रिजल्ट होते हैं वो आपको प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करते हैं, कि अगर इलास्टिक है तो लो प्राइस, इन इलास्टिक है तो हाई प्राइस। वेज राइज इंक्रीज डिसीजंस में, कि अगर इलास्टिक है और सेल ज्यादा हो रही है तो वर्कर्स की वेज रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको जब रेवेन्यू ज्यादा होगा तो वर्कर्स ज्यादा डिमांड करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आपकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो रही, सही है, तो आपको जो है वो वर्कर्स की वेजेस कम करनी पड़ेगी। फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग कंज्यूमर इनकम्स। जब आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो और कंज्यूमर की इनकम्स जो है वो इंक्रीज हो रही हो, बिजनेसेस आर लाइकली टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट्स सच एज लग्जरी गुड्स। तो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो और कंज्यूमर इनकम्स हो रही हो तो बिजनेसेस जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे। हाउएवर इकोनॉमिक रिसेशन में और जहाँ पे इनकम जो है वो फॉल हो रही हो तो बिजनेसेस जो है वो बेसिक वर्जन या इंफीरियर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फिर प्रमोशन इलास्टिसिटी का डिसीजन लेते हैं जनरली, ये आपको बिजनेस डिसीजन में ऐसे हेल्प करता है कि इट वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर अ बिजनेस टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन दोज प्रोडक्ट विच आर हाई प्रमोशनल इलास्टिसिटी। जिनका हाई प्रमोशनल इलास्टिसिटी है, दैट मीन्स के इलास्टिक अगर आंसर आता है तो वो ज्यादा जो है वो खर्चा करें प्रमोशन पे, और जिनका इन इलास्टिक या लो इलास्टिसिटी का आंसर आता है तो वो कम खर्चा करें। तो बेसिकली प्रमोशनल स्पेंडिंग आपको पता है कि कितनी करनी चाहिए बिजनेस को
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो ये आपका प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो बिजनेस डिसीजंस पे ये इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट काफी हेल्प करते हैं। मूविंग ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ द इलास्टिसिटीज। तो लिमिटेशंस क्या है इनकी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इसकी लिमिटेशन क्या है कि पीडी अज्यूम करता है कि कुछ और नहीं बदलता, लेकिन असल में देखा जाए तो एनवायरनमेंट में प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं आपके प्रोडक्ट को। फिर पीडी कैलकुलेशन, इवन नथिंग बट द प्राइस चेंजेस क्विकली बिकम्स आउटडेटेड। आप जो पीडी निकालते हो वो काफी तेजी से जो है वो आउटडेट हो जाता है इसका आंसर। तो रिलेटिवली बिजनेस को बार बार जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट ऑलवेज इजी और पॉसिबल टू कैलकुलेट पीडी। एक्यूरेट डिमांड के रिजल्ट्स निकालना और एक्यूरेट प्राइस के रिजल्ट्स निकालना, प्राइस चेंजेस निकालना, ये काफी ज्यादा एक हेक्टिक या मुश्किल टास्क है। तो कभी भी आपका जो है वो कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आएगी। मूविंग ऑन टू इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी के लिमिटेशन क्या है कि द रिजल्ट कैन बी अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स चेंजिंग एट द सेम टाइम एज कंज्यूमर इनकम राइज और फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर्स लॉन्च अ सुपीरियर प्रोडक्ट। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लिमिटेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर, सही है, और आपने एक लग्जरी प्रोडक्ट निकाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनकम बढ़ती है तो बिजनेस लग्जरी प्रोडक्ट और बनाती है, लेकिन जो सेल्स हैं वो गिर गई। तो ये जो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आएगा, ये आपके लग्जरी प्रोडक्ट को एक इंफीरियर प्रोडक्ट बना देगा। अच्छा, सेल्स गिरने की वजह क्या है? क्योंकि कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है वो भी उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था। तो बेसिकली व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द अदर फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग सेल्स आर नॉट कंसिडर्ड। ये क्वांटिटी डिमांड को जो अफेक्ट कर रहे हैं अदर फैक्टर्स, वो कंसिडर नहीं किए जा रहे। तो उसकी वजह से आपका काफी मिसलीडिंग आंसर आ सकता है। फिर बात करते हैं प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्रमोशनल इलास्टिसिटी will not be entirely reliable as changes in sales may have been due to other factors that might have changed। तो अगेन यहाँ पे भी यही है कि सेल्स, आपने प्रमोशन पे जो है वो एक्सपेंडिचर ज्यादा करा है, सही है, और उसकी वजह से सेल्स बढ़ गई हैं, लेकिन हो सकता है उसी टाइम पे कुछ और चीज भी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटर नया आ गया, हो सकता है कॉम्पिटिटर यहाँ पे बंद हो गया हो एक कोई। तो जब कॉम्पिटिटर आपका बंद हो गया हो तो सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई होंगी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करके आपकी सेल्स इंक्रीज हुई। तो ये भी एक लिमिटेशन है प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि जरूरी नहीं है जब प्रमोशन ज्यादा करिए तभी सेल्स बढ़ी है। सेल्स इंक्रीज होने की वजह कुछ और भी हो सकता है। तो ये पूरा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। तो मार्केटिंग का काम होता है नया प्रोडक्ट डेवलप करना, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली द डिजाइन, क्रिएशन एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। कि आप जब नए गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मार्केट के अंदर क्रिएट करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वो सिंपली आपका नया प्रोडक्ट होता है। तो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू सक्सीड, एक नया प्रोडक्ट सक्सेसफुल कब हो सकता है? व्हेन दे हैव द डिजायरेबल फीचर्स, उनके कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाओ। बी सफिशिएंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, उसका कोई यूएसपी हो जो कि उसको कॉम्पिटिटर से अलग बनाए। एंड बी मार्केटेड इफेक्टिवली, उसकी प्रमोशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सही है। और हर जो एवरी कंज्यूमर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आपका जो है वो नया प्रोडक्ट जो है वो फेलियर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है। अब नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 7 स्टेजेस होते हैं। वो 7 स्टेजेस क्या है? नंबर 1, जनरेटिंग न्यू आइडियाज। आप जब न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो आप क्या करते हैं? जनरेट करते हैं नए आइडियाज। अब वो आइडियाज आते कहाँ से हैं? वो आइडियाज आप एम्प्लॉयज से लेते हैं, आप सेल्स पीपल से लेते हैं, आप ग्रुप्स में एम्प्लॉयज के आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहां पे जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं नए प्रोडक्ट्स की। फिर कॉम्पिटिटर के आइडिया को अडाप्ट करते हैं, या मार्केट रिसर्च करते हैं कि और कंज्यूमर से पूछते हैं क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है आइडिया स्क्रीनिंग। क्या एक बार आपके पास आइडिया आ गया तो आप आइडियाज को आप स्क्रीन करो कि हाउ विल द कंज्यूमर इन अ टारगेट मार्केट बेनिफिट फ्रॉम अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके के सवाल आप पूछते हो अपने आप से कि भाई ये जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो
इसका बेनिफिट क्या होगा मार्केट के अंदर प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए। फिर थर्ड इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इज लाइकली कि आप जो है वो कंज्यूमर या मार्केट रिसर्च करोगे और देखोगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कितना चलेगा, ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी डिमांड क्रिएट होगी या नहीं होगी। फिर उसके बाद आप बिजनेस एनालिसिस करते हो। बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप अपने आप को देखते हो कि आप क्या ये प्रोडक्ट बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। सही है। तो आप जो है वो अपने खुद के एनालिसिस करते हो कि आपके पास पैसे हैं ये प्रोडक्ट बनाने के। सही है। फिर आता है प्रोडक्ट स्क्रीनिंग। अब प्रोडक्ट स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? प्रोडक्ट स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप जो है वो डेवलप करते हो एक प्रोटोटाइप, और एक प्रोटोटाइप जो है वो आप उसको टेस्ट कर रहे होते हो डिफरेंट कंडीशंस। तो ये तो एक आपने सेलफोन बनाया तो सेलफोन का प्रोटोटाइप बनाते हो पहले और उसको टेस्ट कर रहे होते हो, उसके फीचर्स टेस्ट कर रहे होते हो बिफोर लॉन्चिंग इट इनटू द मार्केट। फिर क्या करते हो? फिर टेस्ट मार्केटिंग करते हो। टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है? टेस्ट मार्केटिंग इज द लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन अ स्मॉल स्केल मार्केट टू टेस्ट कंज्यूमर्स रिएक्शन। एक छोटे पैमाने पे आप जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और कंज्यूमर का रिएक्शन देखते हो कि कंज्यूमर खरीदेगा इस प्रोडक्ट को या नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे ये है फायदा आपको कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वेदर द कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट और नॉट। हाउएवर टेस्ट मार्केटिंग काफी एक्सपेंसिव होती है। और फिर लास्टली इज कमर्शलाइजेशन। और कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो है वो प्रोडक्ट को फुल लॉन्च कर देते हो मार्केट के अंदर। सही है। कंप्लीटली जो है वो प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो जाता है मार्केट के अंदर, और जो है वो आपके सेल्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन फेज में आपका प्रोडक्ट जो है वो एंटर हो जाता है इन ऑन योर लाइफ साइकिल। सही है। तो ये आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का तरीका है। देर आर 7 स्टेजेस। जनरेटिंग न्यू आइडियाज। आइडिया स्क्रीनिंग होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये उनको आप स्क्रीन करते हो। फिर आप जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करते हो कि आप देखते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है आपकी मार्केट के लिए। फिर उसके बाद आप बिजनेस एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कि आपके पास पैसे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग करते हो कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उसका आप प्रोटोटाइप वगैरह बनाते हो। और फिर उसके बाद उसको एक स्मॉल जगह पे लॉन्च करते हो ताकि उसकी मार्केट को टेस्ट कर सके, एंड देन फुल लॉन्च आप कर देते हो। दैट इज कमर्शलाइजेशन। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत अहम इदारा होता है और ये भी काम होता है मार्केटिंग का करना। सही है कि मार्केटिंग जो है वो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेट करे बिजनेस के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। जैसे एप्पल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो एप्पल का R&D क्या कर रहा होता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने नए प्रोडक्ट्स में जो है वो चेंजेस लेकर आ रहा होता है और प्रोसेसेस डिफरेंट बना होता है। मतलब आज अगर वो उसने आईफोन 14 लॉन्च किया है ना, तो उसके पास प्लानिंग जो है ना, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग आईफोन के अब बहुत आगे तक हो चुकी होगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लॉन्च करते रहेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करता है आपका कि वो आपको फ्यूचर की रिसर्चेस वगैरह जो है वो करता रहता है बिजनेस के अंदर, और नए प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करता रहता है मार्केट के अंदर। तो ये भी काम जो है वो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करे। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को गवर्नमेंट सपोर्ट भी होता है। गवर्नमेंट बहुत इंकरेज करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। क्यों? क्योंकि और वो कैसे इंकरेज करती है? बाय प्रोवाइडिंग सम लीगल सिक्योरिटी। आपको जो है वो बेसिकली आपको जो है वो पेटेंट्स वगैरह दे देगी। सही है कि आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो वो कोई और नहीं लेकर आएगा। मतलब इस तरीके से जो है वो क्या करेगी? गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। सेकेंडली, दे कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बिजनेस इंगेजिंग इन R&D। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सही है, बिजनेस को जो कि R&D में इंगेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, अगर एप्पल आज इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, तो यूएस की गवर्नमेंट एप्पल को फाइनेंस भी तो करती है। सही है, क्योंकि उसको वो जाहिर सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहा है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। तो अक्सर जो कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा होता है। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। मूविंग ऑन टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ R&D एक्सपेंडिचर बाय अ बिजनेस। कि एक बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कितना करता है, वो डिपेंड करता है नंबर वन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, कि आपकी इंडस्ट्री का नेचर कैसा है। अगर इंडस्ट्री ऑफ नेचर इज के बड़ी बड़ी कंपेटिटिव है या टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्री है, सही है, जैसे सेलफोन की इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल गाड़ियों की इंडस्ट्री हो गई, तो वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है।
तो वहां पे आप खर्चा बहुत ज्यादा करोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और अगर ऐसी है कोई इतना नेचर ऑफ इंडस्ट्री आपका ऐसा है कि नॉर्मल क्लोथिंग है या आप नॉर्मल कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें फिर आपको इतना ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग प्लान्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो ये आप कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी खर्च करते हो कि कॉम्पिटिटर कितना खर्च कर रहा है। कॉम्पिटिटर जो है वो ज्यादा खर्च कर रहा है तो आप भी ज्यादा खर्च करोगे, कॉम्पिटिटर कम खर्च कर रहा है तो आप भी कम खर्च करोगे। थर्ड इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस को क्या एक्सपेक्टेड है, क्या उसको बनाना है प्रोडक्ट। अगर उसको कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट बनाना है तो वो रिसर्च या डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च करेगा। अगर कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट नहीं बनाना तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम खर्चा करेगा। देन द रिस्क प्रोफाइल और कल्चर ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का रिस्क प्रोफाइल कितना है, आपका बिजनेस जो है वो कितना रिस्क उठाता है, और बिजनेस का कल्चर क्या है। कल्चर का मतलब क्या है कि बिजनेस में के कल्चर में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या नहीं है। मतलब मैनेजर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ उनका ज्यादा फोकस है या जो चीज चल रही है उसको वैसी चलने देते हैं। तो ऐसा भी होता है ना कि अक्सर जो है वो मैनेजर्स ही जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो जब मैनेजर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली फिर आपके बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। सही है। मूविंग ऑन टू द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जैसे इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत सपोर्ट किया, तो आज इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इतनी बूम पे जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें अगर, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स आए, नई टेक्नोलॉजी आए मार्केट के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो हमारी वीक है टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है तो वो ग्रांट्स वगैरह कहाँ से देगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के। तो उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत नीचे लेवल पे होती है। ठीक है। Moving on to research and development and evaluation. So here are some reasons why a fully research developed product में अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना फायदा तो है लेकिन नुकसान भी है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक फुली रिसर्च प्रोडक्ट जो है वो आपका मार्केट में जाके छा जाए। ऐसा भी होता है कि मार्केट में जाके प्रोडक्ट फेल हो सकता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करी है लेकिन आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी। अगर मार्केट रिसर्च आप कम करोगे या इनएडुकेट करोगे तो डेफिनेटली फिर आपका मसला ये आएगा कि आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। सेकेंडली, पुअर मार्केटिंग सपोर्ट और इनअप्रोप्रिएट प्राइसिंग। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है वो अपने प्राइसिंग सेट सही तरीके से नहीं करी, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा। फॉर एग्जाम्पल जो सेलफोन्स या सेलफोन जो आए थे नए नए, सही है, अक्सर जो है वो कंपनीज बंद हो गई। वो इसी वजह से बंद हो गई कि उन्होंने अप्रोप्रिएट प्राइसिंग सेट नहीं करा था। हालांकि सेलफोन अच्छे थे लेकिन अप्रोप्रिएट प्राइस सेट नहीं करा, तो इसलिए वो कंपनीज बंद हो गई। तो प्राइसिंग सेट करना भी बहुत जरूरी है। तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी लीव द प्रोडक्ट आउटडेटेड। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अब वो जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करोगे वो आउटडेट हो चुका है, क्योंकि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस पूरा स्लो था और आपका जो प्रोडक्ट अब बन गया है वो आउट ऑफ डेट हो गया मार्केट में। तो ये भी एक मसला हो सकता है। और लास्टली, कॉम्पिटिटर्स रिलीज अ प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स प्रेफर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। सही है। तो कॉम्पिटिटर जब बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो डेफिनेटली फिर आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। तो कंपटीशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, पुअर मार्केटिंग सिस्टम एंड पुअर मार्केट रिसर्च, ये चार रीजन है जिसकी वजह से एक फुली रिसर्च प्रोडक्ट जो है वो आपका मार्केट के अंदर फेल हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग की बात करते हैं। अब सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है? सिंपली जब आप प्रिडिक्ट करते हो फ्यूचर सेल्स। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स इज सेल्स फोरकास्टिंग। अब सेल्स फोरकास्टिंग के फायदे क्या हैं? सेल्स फोरकास्ट करने से, अच्छा, सेल्स फोरकास्टिंग करना किसका काम होता है? अगेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो सेल्स फोरकास्ट करने से क्या होता है कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वुड नो हाउ मेनी यूनिट्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच मटेरियल्स टू ऑर्डर। हाँ, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सही है, एंड हाउ मच स्टॉक्स दे विल होल्ड। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, जिसको हम ऑपरेशंस भी कहते हैं, तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को पता होगा कि उसको क्या क्या चीजें करनी है। उसको पता होगा कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है, उसको पता होगा कि कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, उसको पता होगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंडली, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वुड बी अवेयर ऑफ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता होगा कि उसको कितना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन करनी है। और थर्डली,
द फाइनेंस डिपार्टमेंट कुड प्लान इट्स कैश फ्लोज विथ मच ग्रेटर एक्यूरेसी। आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो कैश फ्लोज को आराम से या एक्यूरेटली जो है वो प्रिडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि उसकी सेल्स कितनी होंगी। तो जितनी सेल्स उतना इनफ्लो, और जाहिर सी बात है फिर खर्चे भी आप एक्सपेक्ट करते हो, फिर खर्चे जो माइनस करोगे तो आप आराम से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी हेल्प मिलेगी। However, limitations क्या है इसके? कंज्यूम्स टाइम एंड मनी। सेल्स फोरकास्टिंग काफी टाइम और मनी आपका जो है वो खर्च करती है। सेकेंडली, मे बी इनएक्यूरेट। तो ये कभी कभार अगर इनएक्सपीरियंस मैनेजर्स कर रहे होते हैं तो इनएक्यूरेट होती है। और थर्ड ये है कि माइट बी लेस मिसलीडिंग इफ एक्सटर्नल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। अगर आप इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के चेंजेस कंसिडर नहीं करोगे, जैसे हमने कल की क्लास में डायनामिक इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, अगर ये चीजें आप कंसिडर नहीं करोगे डायनामिक एनवायरनमेंट के बारे में कि भाई कुछ भी हो सकता है, या आजकल देखो जैसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतना है कि सेल्स इंक्रीज डिक्रीज जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये चीजें ये फैक्टर्स आप सेल्स को प्रिडिक्ट करते हुए अगर कंसिडर नहीं करोगे, एक्सटर्नल चेंजेस कंसिडर नहीं करोगे, तो आपके जो डेटा है वो काफी इनएक्यूरेट हो सकता है। तो सेल्स फोरकास्टिंग के ये फायदे और ये नुकसानात हैं। मूविंग ऑन टू द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। अब सेल्स फोरकास्टिंग करने के दो मेथड्स होते हैं, या तो क्वालिटेटिव होते हैं। तो ये क्वालिटेटिव इज बेसिकली ओपिनियन बेस्ड, कि जब आप लोगों से पूछते हो कि उनके हिसाब से सेल्स कितनी होंगी। और फिर एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड में आप क्या करते हो? क्वांटिटेटिव मेथड में आप जो है वो कैलकुलेशन करते हो कि सिंपली आपकी सेल्स जो है वो कितनी इंक्रीज होंगी। अब क्वालिटेटिव मेथड में सबसे पहले आपका आता है सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट एक मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव सेल्स फोरकास्टिंग है। इसके अंदर होता क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग दैट एड्स टुगेदर ऑल ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर सेल्स ऑफ ऑल द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग फॉर अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, हम चार लोग हैं, हम लोग सेल्स में काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सही है। अब मेरे से पूछा तो मैंने बोला 200 सेल है, किसी और से पूछा उसने बोला 100 सेल है, किसी और ने बताया कि तकरीबन मुझे 150 की सेल्स लग रही है। तो आपने क्या करा? आपने तीनों के आंसर्स को ऐड अप करके अपना सेल्स प्रिडिक्ट कर लिया कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ हमारी तकरीबन 500 या 400 जो है वो सेल्स होंगी। तो इसको हम कहते हैं सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। सिंपली जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपना फिगर बताते हैं सेल्स का, उसको आप ऐड करते हो, ऐड करते रहते हो, तो हर महीने की जो है वो सेल आपके पास आती रहती है। दिस मेथड हैज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग क्विक एंड चीप टू एडमिनिस्टर। तो ये मेथड काफी क्विक और चीप होता है, लेकिन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में नॉट बी अवेयर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनको इकोनॉमी के हालात शायद ना पता हो, उनको ये नहीं पता हो कि इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से, या कॉम्पिटिटर एक्शन के बारे में उनको नहीं पता होगा, तो उसकी वजह से इनके आंसर जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। कि अगर मैंने प्रिडिक्ट करी थी कि 200 से सेल्स बढ़ेंगी, तो जरूरी नहीं है 200 से सेल्स बढ़े। इकोनॉमी के अंदर कोई चेंजेस भी आ सकते हैं, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर आ गया हो। Second is Delphi method. Delphi method is a long range qualitative forecasting technique that obtains forecast from a panel of experts. तो डेल्फी मेथड क्या होता है? एक लॉन्ग रेंज क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर आप फोरकास्ट ऑब्टेन करते हो फ्रॉम अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं ना, एक्सपर्ट्स जो जिनको पता होता है इकोनॉमी के हालात क्या हैं, जिनको पता होता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, जिनको एक्चुअली इंडस्ट्री के बारे में पता होता है, उनसे आप जाके क्वेश्चनर फिल करवाते हो। तो अगर उनसे फिल करवाओगे तो डेफिनेटली उनको हर चीज के बारे में पता होगा, तो उनके आपके रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट आएंगे। लेकिन ये मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि वो हर वक्त फ्री नहीं होंगे आपसे मीटिंग करने के लिए या क्वेश्चनर फिल करने के लिए। फिर आते हैं कंज्यूमर सर्वेस, के आप कंज्यूमर से क्वेश्चनर फिल करवाते हो और उनसे पूछते हो कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, और उस डेटा को फिर आप एनालाइज करते हो। तो ये, तो अगर कस्टमर खरीदेगा तो यस पे ज्यादा परसेंटेज आएगा, और कस्टमर नहीं खरीदेगा तो नो पे आएगा। तो सिंपली ये एक बिल्कुल मार्केट रिसर्च की तरह होता है कि आप कंज्यूमर से जाके डायरेक्टली पूछ रहे हो कि भाई आप आर यू गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो अगेन यहाँ पे आपके पास फायदा क्या है कि आपके पास डायरेक्ट व्यू आ जाता है। डायरेक्ट व्यू इज ऑब्टेन्ड ऑफ द एम्प्लॉय, कि आपके पास जो है वो डायरेक्ट व्यू आ जाता है कि हाँ भाई कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। सही है। और डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगेन, हर एक कस्टमर के पास जाना और उससे जो है वो फिल करवाना क्वेश्चनर काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर आप बात करते हैं जूरी ऑफ एक्सपर्ट्स की। तो जूरी ऑफ एक्सपर्ट्स क्या होता है? यूजेस द स्पेशलिस्ट विद इन अ बिजनेस टू मेक फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर।
आप क्या करते हो, आपके बिजनेस के अंदर जो जो स्पेशलिस्ट मैनेजर होते हैं ना, आप उनसे जो है वो सेल्स फोरकास्ट या सेल्स प्रेडिक्ट करवाते हो। तो इसको हम कहते हैं जूरी ऑफ एक्सपर्ट्स। तो विद इन द बिजनेस जो एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, जो आपके टॉप के मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे जो है वो आप सेल्स की प्रिडिक्शन करवाते हो। अगेन ये भी एक क्विकर और चीपर मेथड है, डेल्फी टेक्निक। लेकिन एक्सटर्नल व्यू इसमें जो है, या मार्केट कंडीशन जो है, या कंज्यूमर ट्रेंड्स जो है, वो ये वाली चीजें जो है वो शायद आपका सीनियर मैनेजर जो है वो कंसिडर ना करे व्हेन इज प्रिडिक्टिंग द सेल्स। तो ये आपके क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में आपके चार हैं: सेल्स फॉर कॉम्पोजिट, डेल्फी मेथड, कंज्यूमर सर्वेज एंड जूरी ऑफ एक्सपर्ट्स। ये चार मेथड है जिससे आप जो है वो अपनी सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब क्वांटिटेटिव मेथड में आपका आता है कोरिलेशन और टाइम सीरीज एनालिसिस। कोरिलेशन क्या होता है कि सिंपली आप जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप बना रहे हो, कि भाई आपने अगर प्राइस 10 रुपए रखी तो डिमांड इतनी हो गई, आपने प्राइस 8 रुपए रखी तो डिमांड इतनी हो गई, और अगर आपने प्राइस जो है वो लेट्स सपोज 10 से ऊपर रखी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई। तो बेसिकली आप जो है वो प्राइस और डिमांड का कोरिलेशन बना रहे हो, कि भाई अगर प्राइस में ज्यादा रख रहा हूँ तो डिमांड कम होती जा रही है, और प्राइस अगर मैं कम रख रहा हूँ तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये इसको सिंपली हम कोरिलेशन कहते हैं, कि जब हम रिलेशनशिप जो है वो कैजुअल स्टैब्लिश कर लेते हैं बिटवीन टू थिंग्स। फिर आते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस पे। टाइम एनालिसिस सीरीज एनालिसिस पे सबसे पहले है एक्सट्रापोलेशन, और दूसरा है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन है, और एक्सट्रापोलेशन की भी कैलकुलेशन है। ये हम लोग टुवर्ड्स दी एंड करेंगे, सही है। इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, सेल्स फोरकास्टिंग की कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो हम लोग लेकिन टुवर्ड्स दी एंड करेंगे, जब पेपर से पहले। ये इतनी ज्यादा आती नहीं है, पूछी नहीं जाती, लेकिन हम लोग इसको पेपर से पहले करेंगे ताकि याद रहे हमें। ठीक है। अभी पेपर से पहले भी मैं कुछ क्लासेस दूंगा जिसके अंदर मैं कैलकुलेशन वगैरह कराऊंगा। पास पेपर से हम लोग जो है वो कैलकुलेशन या सवाल उठा उठा के कर रहे होंगे। तो इम्पैक्ट ऑन ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग ऑन बिजनेस डिसीजन। तो आपके मार्केटिंग को हेल्प करता है आपका सेल्स फोरकास्टिंग, के वो रिड्यूस प्राइसेस, इंक्रीज प्रमोशनल स्पेंडिंग, वाइडन एंड एक्सचेंज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें करने के लिए, जैसा अभी हमने एडवांटेज भी में भी पढ़ा था। तो मार्केटिंग को डिसीजंस में हेल्प करता है, ऑपरेशंस को डिसीजन में हेल्प करता है, फाइनेंस को हेल्प करता है। ऑपरेशंस को कैसे करता है हेल्प, कि ऑपरेशन जो है वो अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल्स वगैरह जो है वो बना सकता है। फाइनेंस को हेल्प करता है, फाइनेंस को हेल्प कैसे करता है आपका सेल्स फोरकास्टिंग, कि फाइनेंस जो है वो अपना कैश फ्लोज और इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना सकते हैं। और एचआर को कैसे हेल्प करता है, एचआर को ऐसे हेल्प करता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स देखता है कि अगर सेल्स बढ़ रही है तो ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, और सेल्स कम हो रही है तो कम एम्प्लॉयज करने पड़ेंगे। तो एचआर को भी ये जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है मार्केटिंग एनालिसिस का।